नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम एंजाइमों के बारे में पढ़ रहे हैं और ये एंजाइमों की अंतिम क्लास है। इससे पहले एंजाइमों की 3 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब तक हमने कौन कौन से एंजाइमों के बारे में पढ़ लिया है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में आज हम लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और सुक्रेज एंजाइम, इन तीनों एंजाइमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए भैया, आपकी जो सलाइवा होती है, आपकी जो लार होती है, उस लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरा पाया जाता है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, और इस एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। और इस सलाइवा का निर्माण होता है भैया सलाइवरी ग्लैंड से। किससे? सलाइवरी ग्लैंड से, यानी कि लारीय ग्रंथि से। तो पहली क्लास में मैंने आपको एंजाइमों के बारे में बताया कि एक्चुअली में एंजाइम है क्या, और इन दोनों एंजाइमों के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। देखिए, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो लारीय ग्रंथि होती है, वो लार का निर्माण करती है, और इस लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम और एक टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। इनके मैंने आपको कार्य पढ़ाए थे। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे कीटाणुओं को या बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में सहायक होता है। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो है, इसे हम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। लार कहाँ बनती है? आपके मुंह में। तो आपके मुंह से ही भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है। आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ना ही प्रोटीन का होता है, ना ही वसा का होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है। पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुंह के बाद में भोजन भोजन नली की सहायता से आपके पेट में पहुंचता है, और पेट में पाई जाती है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहा जाता है जठर ग्रंथि। क्या कहा जाता है भैया? जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जठर ग्रंथि निर्माण करती है गैस्ट्रिक जूस का। किसका? गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि जठर रस का। और जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है रेनिन एंजाइम। अब पेट में आपका भोजन आ चुका है, और पेट में पाए जाने वाले ये जो ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, जठर रस का निर्माण करती है। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। दोनों के दोनों ही प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है, और जो रेनिन एंजाइम होती है, दूध में पाई जाने वाली जो केसिन प्रोटीन होती है, उसे पेराकेसिन में बदलता है। ये रेनिन एंजाइम जो होता है, ये दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन को पेराकेसिन में कन्वर्ट करता है, फिर पेराकेसिन को वापस ये पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में, यानी कि सेकंड क्लास में पढ़ा चुका। इतनी बात क्लियर? पेट में सिर्फ किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। ये भी अपूर्ण होता है। और आपके मुंह में सिर्फ किसका पाचन हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, और वो भी अपूर्ण हो रहा था। अभी तक दोनों में से ही किसी का भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, और वसा के पाचन की तो शुरुआत ही नहीं हुई। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपके मुंह से होती है। आप देख सकते हो। अरे भैया, लार मुंह में ही तो बनती है, सलाइवरी ग्लैंड से बनाती है। लार में ये एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम से आप सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हो। उसके बाद में, मुंह के बाद में, भोजन नली की सहायता से आपका खाना है वो पेट में आ जाता है। भोजन नली में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पेट में ये जो 2 एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं दोनों एंजाइम, ना ही वसा का पाचन करते हैं। सिर्फ प्रोटीन का पाचन करते हैं, जो भी प्रोटीन का भी अपूर्ण पाचन करते हैं।
पेट के बाद में भोजन जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत का एक भाग होता है डूडेनियम। इस डूडेनियम वाले भाग से शरीर के दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक जुड़ा हुआ होता है पेंक्रियाज, तो उनके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और एक जुड़ा हुआ होता है लीवर। इस पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। इस पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम, जैसे कि लाइपेज एंजाइम, और ये तीनों अलग अलग के पाचन में सहायक होते हैं। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और जो लाइपेज होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। तो ये हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा रस है जिसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है, प्रोटीन का भी पाचन करता है, और वसा का भी पाचन करता है। स्टार्च को माल्टोज में 100% में कन्वर्ट कौन करता है? ये एमाइलेज एंजाइम। ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने शायद इसका कार्य पढ़ा दिया था, इसका कार्य नहीं पढ़ाया, तो याद रख लेना। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और 100% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। इतनी बात क्लियर है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? मैंने आपसे कहा था कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है एमिनो एसिड। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता, सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है। सिर्फ भोजन का अवशोषण होगा और ये कोशिकाओं के पास ले जाया जाएगा ब्लड की सहायता से, वहां पर इससे एनर्जी प्राप्त कर ली जाएगी, और उस एनर्जी को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और वो अपना कार्य करते रहते हैं। तो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हुई थी भैया आपके पेट में, और पूर्ण रूप से पाचन हुआ था प्रोटीन का आपके छोटी आंत में, ट्रिप्सिन एंजाइम ने किया था। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये लाइपेज एंजाइम का कार्य पढ़ाने से पहले मैं आपको लीवर के बारे में बता देता हूं कि जो लीवर होता है, इस लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता है। बाइल जूस के बारे में आपने सुना होगा, पित्रस के बारे में। ये पित्रस क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करता है। यानी कि वसा के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके छोटी आंत के डूडेनियम वाले भाग से जो लीवर जुड़ा हुआ होता है, वो लीवर बाइल जूस का निर्माण करता है। ये क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को सबसे पहले छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। देखिए, अगर आप डाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, पाचन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो एक्चुअली में पाचन है क्या, डाइजेशन है क्या? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। या जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही पाचन कहलाता है भैया। तो समझ में आया? यहाँ पर बाइल जूस क्या कर रहा है? वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां हैं उन्हें छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि पाचन कर रहा है। और ये एकमात्र ऐसा जूस है जिसमें भैया एंजाइम नहीं पाए जाते इस बाइल जूस में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाइल जूस के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये पाचन तंत्र वाला चैप्टर जिसमें मैं एंजाइमों के बारे में पढ़ते हैं, ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम किसने किया? इस बाइल जूस ने किया। अब ये जो वसा की छोटी छोटी गोलियां है, उसको ये जो लाइपेज एंजाइम है ये वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वसीय अम्ल वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कुछ इस तरीके से वसा का पाचन होता है। वसा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वसीय अम्ल। और अब इसका पाचन नहीं होगा, वसीय अम्ल आगे नहीं टूटेगा, सिर्फ इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास ले जाया जाएगा इस वसा को, और वहां पर से तोड़कर एनर्जी का निर्माण कर लिया जाएगा, इसे जला करके। सुना होगा ना आपने, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये एमिनो एसिड, ये वसीय अम्ल सब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल भोजन का जो अंतिम रूप बनता है वो सिर्फ ग्लूकोज बनता है, और आपकी कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कर चुके, वसा का पूर्ण रूप से पाचन कर सके। मैंने इसमें भी आपको बता दिया था। इस क्लास में भी अब तक मैंने आपको जो रिवीजन करवाया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब हमारा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन रह रहा है। कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन हुआ है क्योंकि स्टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, उसको भैया माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया था। और जो माल्टोज शुगर है वो एक प्रकार की डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अभी तक
कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण रूप से पाचन में 3 एंजाइम सहायक होते हैं जो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि लैक्टेज एंजाइम हो गया, सुक्रेज एंजाइम हो गया, माल्टेज एंजाइम हो गया। तो आज हम इन्हीं एंजाइमों के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो ये फटाफट बता दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको इसलिए समझ में नहीं आया है क्योंकि इससे पहले इस एंजाइम वाले चैप्टर की या एंजाइम वाले टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें मैंने आपको जो अभी आपको पिछले 10 मिनट में मैंने आपको बातें बताई है, ये सभी बातें मैं आपको डिटेल में समझाकर आया हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आज की अंतिम क्लास है। आज हमें चैप्टर समाप्त करना है, आज ये टॉपिक हमें समाप्त करना है। याद रखना, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो याद रखना ये एंजाइम ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसलिए कहता हूं कि अगर पाचन तंत्र वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ा रखा है। इतनी बात क्लियर है। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आप सभी के लिए, अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक बायोलॉजी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया। अब तक मैंने आपको 4 चैप्टरों के तो कंप्लीट करवा दिए, 5वें चैप्टर के करवा रहा हूँ, तो 5वां चैप्टर भी अधूरा हो चुका है। ह्यूमन डिसीज, मानव रोग वाला चैप्टर, विटामिन वाला चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर और एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर, ये 4 चैप्टर के मैं आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, और जिस बैच में कर रहे हैं उस बैच की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो यहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। वैसे शाम 7 बजे क्लास आती है, लेकिन अभी क्या है, अब 1-2 दिन यूट्यूब का काम रह रहा था थोड़ा बहुत, तो यूट्यूब के काम में लगा हुआ था, इसलिए पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आई। 2 दिनों से तो नहीं, कल ही नहीं आई थी। परसों के दिन तो मैंने सुबह डाली थी ना, परसों के दिन सुबह डाली थी, परसों के दिन शाम वाली क्लास नहीं आई, और कल सुबह की और शाम वाली क्लास नहीं आई, 3 क्लास छूट गई। तो सॉरी उसके लिए, क्या करें, काम था, अब काम करना भी जरूरी है। ओके, चलिए फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माल्टेज एंजाइम के बारे में, लैक्टेज एंजाइम के बारे में और सुक्रेज एंजाइम के बारे में। देखिए भैया, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। आपकी जो छोटी आंत है ना, इस छोटी आंत से भैया इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण होता है। किसका? इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण होता है, यानी कि आंतीय रस का निर्माण होता है। और इस आंतीय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लैक्टेज एंजाइम, दूसरा पाया जाता है माल्टेज एंजाइम, और तीसरा पाया जाता है सुक्रेज एंजाइम। तीसरा कौन सा पाया जाता है? सुक्रेज एंजाइम। तो इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पहला पाया जाता है लैक्टेज एंजाइम, दूसरा पाया जाता है माल्टेज एंजाइम, और तीसरा पाया जाता है सुक्रेज एंजाइम। अब ये तीनों के तीनों ही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायक होते हैं। अब किस तरीके से करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा है क्या ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में? नहीं पढ़ा है तो भैया जाकर पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से और यहाँ से बहुत सारी चीजें आपस में मिलती जुलती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम ओलिगोसेकेराइड नहीं पढ़ते, हम डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है वो एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हम आपको पता हो तो स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं। और भी
और के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल हमें अभी इतना ही याद रखना है स्टार्च के बारे में कि स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, स्टार्च क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और लार में पाए जाने वाला जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, उसने इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया था। आपको पता हो तो, पता है ना आपको? हाँ। अब देखिए एक एक एंजाइम के कार्यों के बारे में बात करेंगे। अभी माल्टोज शुगर का हमें ध्यान रखना है इस बात का। पहला कौन सा है? पहला है भैया लैक्टेज एंजाइम। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर आता है दूध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इस दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो भैया दूध में पाई जाती है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। और ये जो लैक्टोज शुगर है ये एक प्रकार का डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इस लैक्टोज शुगर को ये जो लैक्टेज एंजाइम होता है, ये लैक्टेज जो एंजाइम होता है ये तोड़ता है भैया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है कौन? दूध में पाए जाने वाली ये जो लैक्टोज शुगर है, इस लैक्टोज शुगर को जो लैक्टेज एंजाइम है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। याद रखना कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ग्लूकोज। तो जहां पर ग्लूकोज आ जाए तो समझ लेना कि भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। तो दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है, यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है। लैक्टोज शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वो भी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इस डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को लैक्टेज एंजाइम ने मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित की। जैसे कि आपने पता होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सभी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन सभी का सूत्र जो होता है वो सेम होता है, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का, C6H12O6। इतनी बात क्लियर है। तो ये लैक्टेज एंजाइम का कार्य होगा। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। अरे भाई कौन तोड़ता है? लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है। और लैक्टोज शुगर किस में पाई जाती है? आपके एग्जाम के क्वेश्चन है तो दूध में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। 2 नंबर पर बात करते हैं। कभी बादाम खाई है आपने? कभी आपने बादाम खाई है? बादाम खाई होगी। मम्मी पापा बहुत शौक से खिलाते हैं बचपन में, आज भी खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बचपन में खिलाते हैं। बादाम और मूंगफली। बादाम और मूंगफली जो होती है इसमें पाई जाती है माल्टोज शुगर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादाम में माल्टोज, अरे मैं क्या लिख रहा हूं यार, बादाम में मूंगफली में माल्टोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? माल्टोज शुगर पाई जाती है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादाम में कौन सी शर्करा होती है? तो बादाम में होती है भैया माल्टोज शुगर। और इस माल्टोज शुगर को ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टेज एंजाइम जो है भैया ये तोड़ता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। इतनी बात क्लियर है? तो देखो अब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। स्टार्च जो कि एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में किसने कन्वर्ट किया? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने किया, जो कि हमारी लार में पाया जाता है। और बचा कुचा ये स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? तो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को 100% माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि बादाम में मूंगफली में माल्टोज शुगर पाई जाती है। और इस माल्टोज शुगर को माल्टेज जो एंजाइम है वो भैया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। तो टूट गया ना कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। लेकिन ये क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर भैया ये अलग अलग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शुगर पाई जाती है। बादाम में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मूंगफली में कौन सी शर्करा पाई जाती है?
ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, या फिर माल्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 पर जैसे कि गुड़, अब गुड़ में, चीनी में, शहद में, गन्ना में कौन सी शुगर पाई जाती है, आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी शुगर पाई जाती है गुड़, चीनी, शहद, गन्ना में? तो सुक्रोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? सुक्रोज शुगर पाई जाती है। और इस सुक्रोज शुगर को, ये जो तीसरा एंजाइम है सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम जो है ये तोड़ता है भैया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लिख लेना भैया, ये पिछली 4 क्लासों में मैंने आपको जो सिखाया ना, 3 क्लास तो पिछली और एक ये चौथी क्लास, और नोट्स बना लेना। कोई भी टीचर आपको इतने अच्छे से नहीं बताएगा जिस तरीके से मैंने आपको एक साथ ये चीज़ें कंटेंट उपलब्ध कराया है ना। ये चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखिए, गुड़, चीनी और शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज शुगर पाई जाती है। एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है सब, लैक्टोज शुगर हो गया, माल्टोज शुगर हो गया, सुक्रोज शुगर हो गया। सुक्रोज शुगर को सुक्रेज एंजाइम ने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया। ये सभी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, देखिए ग्लूकोज हो गया, एक गैलेक्टोज हो गया और एक फ्रक्टोज हो गया। ये तीनों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है और ये सब डाइसैकेराइड है। लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर, सुक्रोज शुगर। एक होता है पॉलीसैकेराइड जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया था, स्टार्च। इतनी बात क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको याद रखनी। अब देखिए, जैसे ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, वसा की सबसे छोटी इकाई वसीय अम्ल होती है, और वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो ओवरऑल भोजन का जो अंतिम रूप होता है, भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। भाई पाचन तो हो ही गया, अब भोजन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, और भैया इनका अवशोषण होगा, और यह अवशोषित जो भोजन है वो ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास जाएगा। जब ये अंतिम रूप से पहुंचता है तो भोजन जो पहुंचता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो वसा पहुंचती है, वो लास्ट एंड फाइनल ग्लूकोज के रूप में पहुंचती है। ये एमिनो एसिड, ये वसा अम्ल सब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आपके पढ़ना नहीं है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यहाँ से। सब इन भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो लास्ट एंड फाइनल हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जल हमारे शरीर में काम आ जाता है, और ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण कर लेते हैं, और वो लगातार अपने कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी रहती है और हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है। तो भोजन का ये महत्वपूर्ण उपयोग है भैया। तो आशा करता हूं एंजाइमों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्चुअली में एंजाइम है क्या और ये किस तरीके से हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। पिछली 3 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बायोलॉजी के, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।